मास्क उतारो जी में आप सबका फिर से स्वागत है। ये हमारा थर्ड पार्ट है इंटरव्यू का जफर जी के साथ। तो चलिए वार्तालाप शुरू करते हैं। जफर जी, यूसीसी, वाई आर मुस्लिम्स अपोजिंग यूसीसी? जैसे अब गोवा में भी तो मुसलमान रहते हैं और वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो पोर्चुगीज के टाइम पे बना था, तो वहाँ पे कोई सेपरेट लॉज नहीं है मुसलमान के लिए। तो गोवा में मुसलमान एक्सेप्ट कर रहा है, पर जब यूसीसी की बात यहाँ होती है कि सारे देश में लगाएंगे, तो उसके लिए मुसलमान क्यों अपोज कर रहे हैं? भाई ये किसने कहा? मैं तो कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान की तो उसमें दो ही चीज़ें थी। एक तो तलाक, वो तो हो गया, अब ट्रिपल तलाक का कानून आ गया। अब विरासत, जो इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का तो इतना फुल प्रूफ है कि उसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका प्रॉब्लम तो हिंदुओं को होगा। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा? फिर आपके 7 फेरों का क्या होगा? आपको पता है हमारे यहाँ तो निकाह में कोई मौलाना की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अगर एक मियाँ बीवी को बोलूँ कि भाई कबूल है, तो कबूल हो जाएगा लोगों के बीच में। तो हमारे यहाँ तो रिलीजियस सेरेमनी भी नहीं है। नहीं, पर हिंदूज में लोग फेरे लेंगे पर अपनी शादी को रजिस्टर करा लेंगे। हाँ, तो अभी भी कराओ। तो अभी भी हम लोग यही करते हैं, हमारे लिए तो मैंडेटरी है। तो एक मिनट मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम है कि यार जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो, बंदूक की नाली मुसलमान पर डालते हो। हमारा नहीं है प्रॉब्लम। मुझे आप बताइए कि 1/3 मुसलमान दुनिया में उन मुल्कों में रहता है कि जहाँ कॉमन सिविल कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंग्लैंड में रहा भाई 7 साल, वहाँ कोई नहीं, पर मैंने एक चीज नोटिस की है, आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, कि मे बी यहाँ पे डेमोक्रेसी कुछ अनदर लेवल की, यहाँ पे बोलने के लिए भी लोग बोलते हैं और बोलने का हक ज्यादा लिया हुआ है यहाँ देखिए, पे। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करते हैं तो रखो तो सही सामने, क्या है भाई, व्हाट इज दैट ड्राफ्ट? अभी तो कोई ड्राफ्ट भी नहीं आया है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज्यादा मुखालिफत गोलवलकर साहब ने की थी 1972 में। उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। तो खैर, हम तो क्या कहते हैं कि भाई सरकार सामने रखे कि क्या होगा। भाई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप बोल रहे हैं, व्हाट वुड दैट बी? एक ड्राफ्ट सामने आए एंड देन वी विल डिस्कस। तो एनआरसी और सीए के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, सीए के बारे में तो मैंने साफ बोला है, आज से नहीं शुरू में भी, कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से जो बेचारा परसिक्यूटेड हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख है, अगर आप उसको सिटीजनशिप दो। क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान से कोई मुसलमान हिंदुस्तान नहीं आएगा, ना अफ़गानिस्तान से आएगा। वो क्यों आएगा? आएगा ही नहीं। तो आप दे रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उस वक्त? वो बीजेपी के जो बहुत सारे जो सेकंड थर्ड लेवल के जो लोग हैं, वो ये चलाते थे कि हिंदू भाइयों तुम फिक्र मत करो, अगर एनआरसी में तुम फंसे तो सीए के जरिए तुमको तो सिटीजनशिप दे देंगे। तो उस वक्त मैंने पूछा था कि भाई मैं और अक्षय कुमार फंस गए, अक्षय कुमार भी फंस गया और मैं भी फंस गया, तो अक्षय कुमार को तो सीए के जरिए दे दोगे, जफर सरेश वाला को अरेबियन सी में धकेलोगे कि कहाँ भेजोगे? तो ये था। तो फिर मैंने तो ये बात कही जहाँ कहनी थी। तो बोले आपको, मैंने कहा हमको ये प्रॉब्लम है, आपके ही लोग बोलते हैं एनआरसी की जो सारी जो बातें करते थे। तो मैंने कहा अगर आप आश्वासन देते हो हमको दे दो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आई थिंक दिल्ली में रामलीला मैदान में कहा था कि मुसलमान भाइयों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी इससे। फिर उनके दूसरे मिनिस्टरों ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा, तो हमने कहा मान ली बात। तो हमने, जब लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर ये आश्वासन देता है तो ठीक है, बस हमको अब कोई फिक्र की बात नहीं है। आपको लगता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज, उनको हमारे देश से भेजना चाहिए वापस? मैं तो कहता हूँ भाई इस्लामिक कंट्रीज जो है उनको मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं लेते तुम यार? भाई रोहिंग्या मुसलमानों को ले लो ना, 57 हो तुम, ले लो। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी अंडर यूएन उसमें रखा है उनको, तो ठीक है भाई, वो रेफ्यूजीज हैं। और अगर हमारे मुल्क ने, और वो भी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, अगर फिर भी मैं तो ये इस्लामिक कंट्रीज को कहता हूँ आपके जरिए कि भाई आप इनको रख लो बेचारों को। कैमरा में बोलिए। आप उनको रख लो, रोहिंग्याओं को। सिर्फ 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, ले लो उनको बेचारों को, बिल्कुल ठीक है। अब ये है, पाकिस्तान में हिंदूज हैं, सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करता है, बहुत क्लियरली करता है कॉन्स्टिट्यूशन उनका। वो बोलते हैं कि हिंदूज के पास सारे राइट्स हैं, पर है नहीं, पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेट करता है। इंडिया में नहीं होता है ऐसे, फिर भी इतना ज़्यादा
चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इसमें इंडियन जर्नलिस्ट ही जा जाके वहाँ आर्टिकल्स दे रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान बहुत बुरी हालत में है, और ये तो इसको आप लोग जैसे लोग रोकते क्यों नहीं, और आप क्यों नहीं वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके कुछ बोलते? मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है? हमारी रसाई नहीं है वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक। लेकिन बहरहाल देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है, मैंने तो कई मरतबा पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर्स को बोला है कि यार ये कौन सा इस्लामिक मुल्क है आपका, कि आप, बल्कि ये तो यू आर ऑब्लिगेटरी, ये एक ऑब्लिगेशन है इस्लामी मुल्क का कि अपने मुल्क के जो माइनॉरिटी हैं उनको हुकूक देना, उनको उनकी मजहबी आज़ादी देना, उनकी मजहबी रवादारी को पूरा करना, उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप बना के देना, ये तो इस्लामी उसका एथोस है। तो यार मैंने तो इमरान खान को कई मरतबा ट्वीट में टैग किया है कि यार आप कौन से मदीना मॉडल की बात करते हो, इस्लामी अगर मुल्क है आपका तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है उनको ये सब प्रोवाइड करने की। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर या तो आपका इस्लाम गलत है या आप झूठ बोलते हो। बिल्कुल। गाजा पर प्रोटेस्ट हो रहा है, येमन में अटैक हो रहा है, और ज़रा सा भी पैलेस्टीनियंस को ज़रा भी कुछ होता है एकदम सब कुछ बोल रहे। चाइना में भी कितना कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो चाइना के मुसलमानों के लिए इंडिया से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? ये तो मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान को कहता हूँ, अरे तालिबान को, कि यार इस्लाम की इतनी अलमबरदारी करते हो। एंड इस्लाम और चाइना- कम्युनिज्म नहीं, की, नहीं, कम्युनिस्ट की चाइना और के साथ इस्लाम की इन्होंने- बड़ी नहीं, गहरी दुश्मनी है। चाइना के साथ तो इन्होंने, तालिबान ने सबसे पहले मुआहिदा जो किया है वो चाइना के साथ किया है। किया। तो यार वो चाइना के उगूर के बारे में कुछ बोलने का और मैंने सुना है इसमें कितने जो तालिबान का जो ग्रुप है उसमें 1700 या कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो यूरोगिर व्हाटएवर दिस इज इट्स कॉल्ड, वो मुसलमान है। मुसलमान है, हाँ तो बिल्कुल। तो भी उन्होंने पहले उन्होंने कहा था हम उनको छुड़ाएंगे, अब चाइना के बात- साथ आके पलट गए और उन्होंने बात बोला भी नहीं कि कर रहे हैं। अब इस बारे में बात भी नहीं कर इवन पाकिस्तान, इमरान खान साहब का तो फेमस है, बोले मेरे को तो पता ही नहीं है, आपको पता है कि जी, उन्होंने एक पूछा, इंटरव्यू में बोला। तो बोले मुझे तो मालूम ही नहीं है। अब इमरान खान साहब को अपने पड़ोस में क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं है। तो ये है, ये हिपोक्रेसी है बिल्कुल, कि यार चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ो, उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, बिल्कुल। हिजाब नहीं, बल्कि उनसे इतना बुरा हाल तो कहीं नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए सऊदी भी नहीं बोल रहा कुछ। अब वो देखिए ना, सबका पानी मरता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सब खामोश हैं। मतलब कन्वीनियंस वाले मुसलमान के लिए बोलेंगे, जहाँ कन्वीनियंस नहीं वहाँ नहीं बोलेंगे। का कोई है ही नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं बोलते। हाँ। पर अब मैं काफी सरप्राइज हूँ क्योंकि तालिबान में तो यूरगुर मुसलमान हैं, खुद हैं। 1700 है, मैं कल पढ़ रही थी कहीं, और फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये करके इट्स वेरी सैड। या करके ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज के बारे में बहुत बातें हो रही हैं ये करके, पर इंडिया, इजराइल और अमेरिका की ही को ही बात सुनाते हैं ह्यूमन राइट्स के उसमें। मतलब इजराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, इन्हीं की बातें ह्यूमन राइट्स के बारे में होती हैं। कभी इस्लामिक कंट्रीज में वो क्या मुसलमान भाई के साथ क्या कर रहा है, या बहनों के साथ, अपनी बहनों के साथ क्या कर रहा है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? अब ये तो है, लेकिन है बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ यमन में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, बहुत सारे अरब मुल्कों में जो बेचारे जो इमिग्रेंट्स हैं ये अरब मुल्कों में, उनके साथ हो रहा है, उनको इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। तो हाँ बिल्कुल, लोग खामोश हैं, उस पर हो रहा है, हिपोक्रेसी है कहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये फिर मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आपके हैं, जो आपसे मैं पहले ही इंटरव्यू के पहले ही पूछ चुकी हूँ, जो मुझे 5-6 लोगों को मैंने बताया मैं जफर जी का इंटरव्यू लेने जा रही, क्या पूछूं, तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि आप मोदी जी के बहुत बड़े कॉन्फिडेंट होते थे, अब क्या हो गया? तो आपने बता दिया कि है नहीं, मतलब भाई एक पहले गुजरात था, और जो मेरा तो जो उनके साथ ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, वो एक जनरल कम्युनिटी के लिए था, और वो अभी भी मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं मैं रखता हूँ बिल्कुल, और मुसलमानों के काम होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ मैं रखता ही हूँ। यही NRC का जब मामला आया तो मैंने डायरेक्टली रखा, उसके अलावा जितने भी जहाँ भी ये तबलीग जमात के मसले आए जब, तो रखे, और उन्होंने पूरा ताउन किया। हम ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप की जो वर्कशॉप करते हैं, तो बिल्कुल उनका सपोर्ट है। उनके मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, बैंक्स हमारे साथ देती है, तो बिल्कुल उनका सपोर्ट पूरा है। चलिए हम यही इंटरव्यू समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको जफर जी के जवाब
सही लगे हों और जेन्यून लगे हों और आपको हिपोक्रेट नहीं लगे हों जफर जी। सही बात कह रही हूँ ना? तो नमस्कार, थैंक यू जफर जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू।